छठा क्लास के एनसीईआरटी बुक है, पॉलिटिकल साइंस के बारे में देखते हैं। पहला चैप्टर है विविधता की समझ के बारे में। चैप्टर का नाम है करीब दो या 250 वर्ष पहले की बात है। 2 बरस या 250 वर्ष पहले की बात है, जब रेल लाइन, हवाई जहाज, बस, कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं था, तब की बात है। तभी आम लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा कर लेते थे। वे पानी के जहाज से या घोड़ा पर या ऊँट पर बैठकर आते जाते थे या फिर पैदल जाते थे। पानी के जहाज चाहे तो उस समय घोड़ा था या ऊँट पर बैठ करके या तो फिर पैदल चलकर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, क्योंकि उस समय हवाई जहाज, रेलगाड़ी, कार नहीं था। अक्सर यह यात्राएं क्यों होता था एक जगह से दूसरी जगह? खेती के लिए, बसने के लिए नई जगह की ज़मीन की तलाश में जाते थे। खेती के लिए या तो बसने के लिए नई ज़मीन की तलाश में जाते थे ताकि वहाँ पर बस जाए। फिर व्यापार के लिए की जाती थी या तो व्यापार के लिए की जाती थी। खेती के लिए, बसने की ज़मीन की तलाश में या व्यापार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे लोग। घोड़ा से, ऊँट से, जहाज से, पानी वाला जहाज या तो फिर पैदल चल कर चलते थे। चूँकि यात्रा में बहुत समय लगता था, पैदल चल करके, घोड़े से चल करके, ऊँट से, पानी जहाज से समय बहुत लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। क्योंकि यात्रा कहीं गए दूसरा जगह बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर जाते थे बसने के लिए, तो अक्सर वहीं पर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण, उसमें सूखा और अकाल था, सूखे अकाल के कारण भी कई बार कभी सूखा हो जाता था कोई एरिया में, या अकाल के कारण कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे और दूसरी जगह जाकर के पेट भर खाना तक नहीं मिलती थी, तो वे नई जगह पर जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण भी छोड़ देते थे घर द्वार। कुछ लोग काम की तलाश में, तो कुछ युद्ध भी होता रहता था उसमें, इस कारण भी घर छोड़ देते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे, जब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, हवाई जहाज़, पानी जहाज़ से, घोड़ा से, पैदल से या ऊँट से, जैसे भी जाते थे, या युद्ध के कारण छोड़ कर जाते थे, अकाल के कारण, सूखा कारण भी एक जगह से दूसरी जगह जाकर बच जाते थे। तो बसना शुरू करते थे नई जगह पर, तो उनके रहन सहन में थोड़ा सा बदलाव आ जाता था। तो रहन सहन तो शायद जाहिर सी बात है बदलाव भी करेगा। कुछ चीज़ें में वे नई जगह अपना लेते थे। कुछ चीज़ें ऐसा होता था जो नई जगह के अनुसार अपना लेते थे, और कुछ चीज़ें में वे पुराने ढारे पर ही चलते थे। जाहिर सी बात है नई जगह जाएगा तो कुछ चीज़ नया की तरह अपनाते थे और कुछ पुराने जैसा ही काम चलता था। इस तरह उनकी भाषा में, भोजन में, संगीत में, धर्म में आदि में नए और पुरानों का मिश्रित होता रहता था। कभी कभी पुराने चीज़ें अपनाने से तो कभी भाषा में मिश्रण, नया भाषा पुराना भाषा मिलता था। भोजन भी नया पुराना, संगीत भी नया पुराना, धर्म भी नया पुराना, है ना। भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुरानों का मिश्रण होता रहता था। भोजन में भाषा, भोजन, संगीत, धर्म में मिश्रण होते रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता था। संस्कृति जो जहाँ से छोड़ कर आते तो उस जगह का संस्कृति, रहन सहन, और नई जगह जाकर बसे तो वहाँ का संस्कृति में, रहन सहन में आदान प्रदान होता था, और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी कि मिली जुली संस्कृति उभरती थी। तो जाहिर सी बात है संस्कृति और नई जगह के संस्कृति में आदान प्रदान होगा तो उसमें मिश्रित या मिली जुली संस्कृति उभरती है कहते हैं। या भाषा में, भोजन में, संगीत में, धर्म में या संस्कृति में आदान प्रदान हो उसे मिश्रित या मिली जुली संस्कृति कहते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थिति से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं उससे भी विविधता उत्पन्न होती है।
करा ठीक इसी प्रकार अलग अलग तरह के भौगोलिक स्थिति माने पहाड़ी एरिया में कोई ठंडा एरिया में नीचे रहता है, तो उसी के अनुसार भौगोलिक स्थिति से किस प्रकार सामंजस्य मंडल वातावरण में बैठाते थे, उससे भी विविधता उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि गर्मी में रहने वाला का विविधता अलग होगा, ठंडा के एरिया में रहने वाला अलग विविधता होगा, सामंजस्य अलग होता है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाका में रहने में बड़ा फर्क है। समुद्र के पास थोड़ा सा अच्छा लगेगा, पहाड़ी इलाका थोड़ा गर्म ज़्यादा लगेगा। न केवल वहाँ के लोगों के कपड़ा में और खान पान की आदत में फ़र्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे उसमें भी अलग होता है। पहाड़ के एरिया में रहने वाले का अलग काम विविधता दिखेगा और समुद्र के रहने वाले के पास अलग रहेगा। शहरों में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए कि शहर में लोग बिरले ही अपना सब्जी या अनाज उगाते हैं, बिरल में ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं। वे इन चीज़ों के लिए बाज़ार पर ही निर्भर करते हैं। सब्जी जो उगाते हैं बाज़ार पर निर्भर रहते हैं शहर के लोग। आइए भारत के दो भाग लद्दाख और केरल के बारे में चर्चा करते हैं। मैप में देखिएगा तो लद्दाख सबसे उत्तर में है ना, और केरल भारत के नक्शा में सबसे दक्षिण में दिखाई देगा। तो उधर तो उत्तर लद्दाख है ठंडा एरिया, केरल में गर्मी एरिया। तो जाहिर दोनों में विविधता किस प्रकार है उसी के बारे में देखते हैं। तो लद्दाख केरल के बारे में, लद्दाख हो गया जम्मू कश्मीर के पूरब में, ये है जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के पूरब में पड़ता है लद्दाख। और केरल हो गया इधर दक्षिण में, जो गर्मी ज़्यादा है क्योंकि इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है। यहाँ के लोग सफ़ेद लोग ज़्यादा कपड़ा पहनेंगे, इधर ज़्यादा ऊनी वाला कपड़ा पहनेंगे लद्दाख वाला एरिया, क्योंकि ठंडा ज़्यादा है, पहाड़ी एरिया है लद्दाख में। लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्वी पहाड़ी में बसा है। पूछे लद्दाख कहाँ है? जम्मू कश्मीर के पूर्व में है। लद्दाख कहाँ है? जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के पूर्व में पड़ता है लद्दाख। तो लद्दाख कहाँ देखें हम लोग? जम्मू कश्मीर के पूर्वी पहाड़ी में बसा है। जम्मू कश्मीर के जो पूर्व में पहाड़ी भाग है लद्दाख। लद्दाख जो जम्मू कश्मीर के पूर्व के पहाड़ी इलाका है और रेगिस्तानी इलाका भी है। कौन सा है? रेगिस्तानी इलाका कहते हैं इसको। लद्दाख को कौन सा इलाका? रेगिस्तानी इलाका कहते हैं। तो लद्दाख ठंडा रेगिस्तान कहते हैं इसको, रेगिस्तानी इलाका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर खेती संभव नहीं है, खेती संभव कम है, नहीं के बराबर होता खेती। क्यों? क्योंकि बारिश से नहीं होता है तो खेती कहाँ से होगा। और पहाड़ी एरिया है तो इसलिए बर्फ़ से ढका रहता है लद्दाख। और पेड़ भी कम उगता है, पेड़ भी जो है बहुत कम उगता है, बारिश तो होबे न करता है। लद्दाख के में पीने के लिए पानी गर्मी के महीना में इंतज़ार करते हैं, कब गर्मी का महीना आएगा। क्योंकि गर्मी के महीना में बर्फ़ पिघलता है, पिघलने वाले बर्फ़ पर निर्भर रहता है, तब जाके पानी पीते हैं लोग, लद्दाख के लोग। यहाँ के लोग खास किस्म के बकरी पालते हैं, बकरी। यही बकरी से पश्मीना ऊन मिलता है। पूछेगा लद्दाख पश्मीना ऊन कहाँ मिलता है? तो लद्दाख में। कहाँ से मिलता है पश्मीना ऊन? पश्मीना एक बकरी की जाति भी है, यही पश्मीना ऊन बकरी से मिलता है। जब बकरी से मिलता है पश्मीना ऊन यह बहुत पश्मीना शाल महंगा होती है, क्योंकि पश्मीना जो बहुत महंगी होती है, इतना महंगी है कि पश्मीना शाल बहुत महंगा होती है। कह रहा है पश्मीना ऊन कीमती है। यही पश्मीना ऊन, पश्मीना शाल कीमती होने के कारण पश्मीना से बनने वाला पश्मीना ऊन से बनने वाला पश्मीना शाल कीमती होने के कारण महंगा होती है। पश्मीना ऊन जो है महंगा तो होता करता है, शाल बनता है। तो यही पश्मीना ऊन को लद्दाख के लोग कश्मीर के व्यापारी को बेच देते हैं। कश्मीर के व्यापारी को बेचते हैं और कश्मीर में ही पश्मीना शाल बनता है ना। शाल बहुत महंगा होता है। इस शाल कहाँ बनता है? पश्मीना कश्मीर में बनता है। कैसे? लद्दाख कश्मीर ऊन पश्मीना ऊन महंगा कीमती है, लद्दाख के लोग कश्मीर व्यापारी को बेच देते हैं। लद्दाख के लोग क्या करते हैं? यहाँ के लद्दाख लोग यहाँ कश्मीर में जाकर के पश्मीना ऊन बेचते हैं और यही जम्मू कश्मीर में पश्मीना शाल बनता है। शाल तो बहुत कीमती होती है। यही लद्दाख में पश्मीना बकरी पाई जाती है, बकरी से ही पश्मीना ऊन बनता है। यहाँ के लोग जम्मू कश्मीर के व्यापारी के हाथों में पश्मीना ऊन बेच देते हैं
और ऊन बेचला के बाद पश्मीना शाल बनाते हैं जो बहुत कीमती होती है। जम्मू कश्मीर में ही बनता है पश्मीना शाल, जम्मू कश्मीर में ही बनता है जो बहुत कीमती है। लद्दाख के खान पान देखते हैं। लद्दाख के लोगों का खान पान दूध से बना पदार्थ खाता है, जैसे मक्खन, चीज़ माने खास तरह का छेना है। चीज़ क्या है? खास तरह का छेना। मक्खन, चीज़, मांस खाते हैं। मक्खन दूध से बना हुआ पदार्थ, मक्खन, चीज़ माने छेना और मांस खाते हैं। हर परिवार के पास लद्दाख में देखिएगा तो हर परिवार के पास कुछ गाय रहता है, तो बकरी है। एक बकरी से पश्मीना ऊन बनता है जो जम्मू कश्मीर में ले जाकर बेचते हैं और वहाँ से शाल बनता है जम्मू कश्मीर में। तो बकरी याक होती है। पूछेगा जम्मू कश्मीर का लद्दाख में हर परिवार के पास क्या रहता है? गाय रहता है, कि गाय से मक्खन, चीज़, छेना, मांस बनता है। गाय बकरी से भी याक होती है, याक। लद्दाख व्यापारियों का आकर्षण केंद्र रहा है। व्यापारियों का आकर्षण केंद्र रह चुका है लद्दाख। व्यापारियों के लिए अच्छा रास्ता माना जाता है लद्दाख। क्यों? क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ पाई जाती है लद्दाख में बहुत सारा घाटियाँ पाई जाती है लद्दाख में, ठीक ना। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और तिब्बत दोनों सटले हैं। लद्दाख में बहुत सारा घाटियाँ पाई जाती है और तिब्बत बगल में है, जिस कारण लद्दाख से होते हुए तिब्बत जाने का रास्ता है। लद्दाख से होते हुए तिब्बत जा सकते हैं घाटी के द्वारा, जिनसे गुजरकर मैंने घाटी से गुजर करके मध्य एशिया के काफिले के उस इलाके में पहुंचते हैं जिसे आज तिब्बत कहते हैं। हम कह सकते हैं ये कई घाटी है। लद्दाख में बहुत सारा घाटी पाई जाती है। यही व्यापार के लिए अच्छा रास्ता है। यही लद्दाख से व्यापार होता था सीधे तिब्बत में, तिब्बत से व्यापार लद्दाख में। दोनों के एक जगह मिली जुली विविधता मिलता है एक समान। इसलिए लद्दाख से घाटी होते हुए लद्दाख में बहुत सारा घाटी पाई जाती है। लद्दाख से होते हुए तिब्बत व्यापार होता था। यही आज लद्दाख से होते हुए लद्दाख से घाटी से होते तिब्बत है ना, तिब्बत पहुंचा था। यह कबीले अपने साथ मसाला, कच्चा रेशम, कफिला अपने व्यापारी लोग मसाला, कच्चा रेशम, दरिया लेकर चलते थे। लद्दाख से जब भी चलते थे लोग तो मसाला लेकर के, कच्चा रेशम दरिया, मसाला, कच्चा रेशम दरिया लेकर चलते थे तिब्बत की ओर। इसलिए कहते हैं लद्दाख जो है ये लद्दाख से तिब्बत जुड़ा है, लद्दाख से तिब्बत जुड़ा है। इसलिए दोनों के बीच में व्यापार होता था। मसाला, कच्चा रेशम, दरिया लद्दाख से होते हुए घाटी होते हुए तिब्बत जाता था। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। लद्दाख को क्या बोलते हैं? छोटा तिब्बत के नाम से जानते हैं लद्दाख को। यहाँ धर्म देखा जाए, धर्म बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म है लद्दाख में। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचल था। लद्दाख के रास्ते ही जो बौद्ध धर्म यहाँ से लद्दाख में ज़्यादा मानने वाला बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म दोनों है, लेकिन बौद्ध धर्म लद्दाख के रास्ते हुए तिब्बत पहुँचल था। जो मसाला व्यापार हुआ था है ना, कच्चा रेशम, मसाला, कच्चा रेशम दरिया, और बौद्ध धर्म भी लद्दाख से होते हुए तिब्बत पहुँचा। छोटा तिब्बत बोलते हैं लद्दाख को। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुँचा। 400 साल पहले की बात है। यहाँ मतलब लद्दाख में 400 साल पहले लद्दाख के लोगों का इस्लाम धर्म से परिचित हुआ। पहले मुस्लिम धर्म तो ही था, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म से भी परिचय हुआ लद्दाख के लोगों को। लद्दाख के लोगों को पूछेगा इस्लाम धर्म से परिचित कब हुआ, तो 400 साल पहले। 400 साल पूर्व यहाँ लद्दाख में लोगों को पता चला कि इस्लाम धर्म से पहचान हुआ। लद्दाख के संगीत गाना और कविता है। गाना कविता का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह होता है। मौखिक मतलब मुँह से, गाना भी मौखिक और कविता भी मौखिक होता है। बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा को कहा जाता है। तिब्बत का ग्रंथ कौन है? केसर सागा है। केसर सागा तिब्बत का ग्रंथ है। ये केसर सागा तिब्बत का ग्रंथ जरूर है, लेकिन लद्दाख में प्रचलित है केसर सागा। केसर सागा कहाँ प्रचलित है? लद्दाख में। इसको क्या बोलते हैं? तिब्बत का ग्रंथ है केसर सागा। और केसर सागा तिब्बत का ग्रंथ है, प्रचलित है लद्दाख में। केसर सागा को मुसलमान, वही बौद्ध धर्म मुस्लिम धर्म जो लद्दाख में, वही मुसलमान और बौद्ध दोनों गाते हैं। पूछेगा केसर सागा कहाँ का ग्रंथ है? तिब्बत का। प्रचलित का लद्दाख में। क्यों लद्दाख में प्रचलित है? क्योंकि केसर सागा को मुस्लिम धर्म और बौद्ध धर्म दोनों गाते हैं, और प्लस में नाटक भी करते हैं केसर सागा के।
भौगोलिक स्थिति भी विविधता उत्पन्न करती है जी। भौगोलिक स्थिति भी विविधता उत्पन्न करता है। कैसे? तो पहाड़ी एरिया में विविधता कुछ होगा और नदी इलाका का एरिया कुछ होगा, वहाँ विविधता अंतर देखने को मिल करता है। यही चलते भौगोलिक स्थिति भी विविधता उत्पन्न करती है। केरल केरल विविधता और लद्दाख विविधता के बारे में देख रहे थे ना, क्या अंतर है? दक्षिण पश्चिम में पड़ता है केरल। भारत है, भारत के दक्षिण में भी है और पश्चिम में केरल है। पुर्तगाल यहीं से आया था, पुर्तगाल से आया था वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में केरल के तट पर पहुंचल था। केरल जो है एक तरफ समुद्र से घिरा है और दूसरी तरफ पहाड़ से घिरा है। एक तरफ समुद्र से है नीचे तरफ और ऊपर तरफ पहाड़ से घिरा, पहाड़ से केरल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक ना। एक तरफ समुद्र से दूसरी तरफ पहाड़ से घिरा और पहाड़ी पर ही है ना, पहाड़ पर ही केरल के पहाड़ पर ही मसाला मिलता है। मसाला में कौन कौन सा मसाला? काली मिर्च, लौंग इलायची मिलता है। लद्दाख वाला में देखिए, लद्दाख वाला में कैसे? लद्दाख व्यापारी के लिए आकर्षक है। व्यापार के लिए लद्दाख से व्यापार के लिए अच्छा रास्ता माना गया है, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ मिलता है लद्दाख में, जिनसे होकर गुजरता है, जिनसे गुजर कर मध्य एशिया के कफिला के उस इलाके पहुँचे जहाँ तिब्बत कहते हैं। और लद्दाख से होकर तिब्बत जाता है, क्यों? क्योंकि घाटी पहुँच जाते हैं। ये कफिला जो तिब्बत है, तिब्बत मसाला, कच्चा रेशम, दरिया के चलते प्रसिद्ध है। पहाड़ पर देखिए, केरल के एक तरफ समुद्र से दूसरी तरफ पहाड़ से घिरा है। पहाड़ पर मसाला मिलता है। मसाला में काली मिर्च, लौंग, इलायची मिलता है केरल में। काली मिर्च, लौंग, इलायची। पहाड़ व्यापारी के लिए आकर्षक है, यानी केरल के जो पहाड़ है व्यापारी के लिए आकर्षक है। यही सब मसाला के लिए केरल का पहाड़ आकर्षक है, या केरल भी आकर्षक हो गया। केरल में कहेगा सर्वप्रथम कौन आया था? तो सर्वप्रथम आने वाला व्यापारी पूछेगा केरल में अरब यहूदी आए थे और यहूदी लोग आए थे। ऐसे आने वाला तो सबसे पहले नाविक आया था पुर्तगाल के वास्को डी गामा आया था 1498 में। 1498 में पुर्तगाल से आया था, है ना। जब व्यापारी पूछेगा सर्वप्रथम केरल आने वाला व्यापारी अरबी और यहूदी आए थे, अरबी यहूदी। ईसाई धर्म में केरल में सर्वप्रथम आने वाला व्यापारी कहेगा, तो व्यापारी के मामले में अरबी और यहूदी आते, अरबी यहूदी। वही केरल में ईसा मसीह के, किसके? ईसा मसीह के पूछेगा तो ईसा मसीह के धर्मदूत कौन थे? संत थॉमस कौन थे? ईसा मसीह के धर्मदूत, जो 2000 वर्ष पूर्व आया था। 2000 वर्ष पूर्व आया था, ठीक ना, पहले ही आ गया था। पूछा ईसा मसीह के धर्मदूत कौन थे? संत थॉमस। यही संत थॉमस कब आया था केरल में? तो 2000 पहले ही आ गया था। यही संत थॉमस आता है 2000 पहले, तो भारत में इसी को, संत थॉमस को, ईसा मसीह के दूत है संत थॉमस, ईसा मसीह के दूत है। यही संत थॉमस भारत में ईसाई धर्म, ईसा मसीह था ना, इसलिए ईसाई धर्म लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। पूछेगा ईसा मसीह कब आया था? ईसा मसीह के दूत कौन है? धर्मदूत पूछा कौन था? संत थॉमस। कब आया था? 2000 पहले। संत थॉमस जो आया भारत में किस चीज़ के बारे में श्रेय जाता है? तो भारत में ईसाई धर्म का संत था ना, इसलिए संत थॉमस ईसाई धर्म लाने वाला व्यक्ति माना जाता है भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय संत थॉमस को जाता है। तो केरल में तो ईसाई धर्म के धर्मदूत संत थॉमस 2000 पहले ही आ गया था। यही भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय जाता है। और केरल में अरब से कई व्यापारी भी आकर बसे। अरब से आने वाले कौन व्यापारी है? तो इब्न बतूता था, जो 700 वर्ष पहले ही आया था। कब आया था इब्न बतूता? लगभग देखा जाए 700 वर्ष पहले ही आ गया था। इनका बुक है, इब्न बतूता का बुक है, जो 700 वर्ष पहले आया था, 712 ईस्वी में आया था, है ना। वृतांत बुक है इनका, इब्न बतूता का बुक है वृतांत, मुसलमानों के जीवन के बारे में चर्चा है। इब्न बतूता जो अरब से आया था 712 में आया था, 700 वर्ष पहले आया था, लेकिन 712 भी देता कह। इनका बुक है वृतांत, इब्न बतूता के। जो वृतांत में किस चीज़ का चर्चा है? मुसलमान के जीवन का चर्चा है। संत थॉमस तो ईसाई धर्म लाने का श्रेय जाता है, और इब्न बतूता बुक लिख देता वृतांत या रहला भी देता है, मुसलमान के लिए जीवन है। वृतांत में मुसलमान का जीवन तो ही है, लिखी हुई चर्चा है। वही मुसलमान समुदाय के बड़ी इज्जत भी कहा वृतांत में, बुक में बड़ी इज्जत है मुसलमान का। केरल में आया था वास्को डी गामा 1498 में, पानी के जहाज से पहुंचल था 1498 में।
तब जाकर पुर्तगाली के रहने वाला था वास्को डी गामा। तो पुर्तगाल ने यूरोप में आता है पुर्तगाली लोग, यूरोप से भारत की समुद्री रास्ता जान पाया। यूरोप में एक जगह पड़ता है पुर्तगाल, और पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डी गामा। जब आता है पुर्तगाल यूरोप में पड़ता है 1498 में, तब जाकर यूरोप के लोग जानते हैं कि समुद्री रास्ता का खोज किया। वास्को डी गामा केरल में आता है, पानी के जहाज से पहुंचा। तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता किया था, और केरल के जमोरिन थे राजा, उसी से भेंट करते हैं वास्को डी गामा। ये सब ऐतिहासिक प्रभाव के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्म का पालन करते हैं। कौन कौन धर्म का पालन करते हैं? यहूदी का पालन करते हैं, यहूदी धर्म शामिल आता है इसमें। इस्लाम धर्म, क्योंकि ईसा मसीह का धर्मदूत संत थॉमस था, 2000 पहले था, जो यही संत थॉमस ईसा मसीह का धर्मदूत है, इसलिए ईसाई धर्म लाने का श्रेय संत थॉमस को जाता है। यह है ईसाई धर्म। इस्लाम भी हो गया, ईसाई, यहूदी, ईसाई, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध धर्म पालन करता है केरल में। केरल के सब ऐतिहासिक लोग से संबंधित है। केरल के लोग विभिन्न धर्म का पालन करते हैं, जैसे यहूदी, इस्लाम, ईसाई, इस्लाम, ईसाई लाने का श्रेय किसको जाता है? संत थॉमस को जाता है, 2000 ईसा पूर्व, 2000 पहले। हिंदू, बौद्ध इस का पालन करते हैं केरल के लोग। यह केरल में 1, 2, 3, 4, 5 धर्म शामिल है मोटा मोटी। केरल में चीनी व्यापारी भी आए थे। चीनी व्यापारी जान रहे हैं ना, भारत के उत्तर पड़ता है। चीनी व्यापारी भारत आए और मछली पकड़ने के लिए जो जाल बनाया था उसे चीना वाला जाल कहते हैं। चीना वाला क्या है? चीनी व्यापारी का देन है। चीना वाला से क्या होता है? चीनी लिख दिया, चीना वाला है, मछली पकड़ देता है। चीना वाला क्या है? एक प्रकार का जाल है। थोड़ा सा जोड़ दिए इसमें। चीनी व्यापारी भारत केरल में आए थे, तो मछली पकड़ने के लिए जो जाल बनाया था वह चीनी जाल से मिलता जुलता है। कौन सा जाल से? चीनी जाल से मिलता है। मछली पकड़ने वाला जो जाल बनाया था ना चीनी वाला, तो चीनी जाल से मिला, इसलिए उसे चीना जाल कहते हैं। क्या बोलते हैं? चीना वाला जाल कहते हैं। तो ठीक है, चीनी व्यापारी भी भारत आए, मछली पकड़ने के लिए जो जाल बनाया वो चीनी जाल से मिलता जुलता था, इसलिए चीना वाला कहते हैं। और तलने वाला जो बर्तन होता था, बर्तन चीनी के लोग, तो चीना चट्टी कहते हैं इसको। तलने वाला मछली पकड़ेगा तो तलबे करेगा, और बर्तन चाहिए तलने के लिए, तो जब बर्तन होता था तलने वाला, चीना चट्टी। जलिए का चीना वाला, इसको चीना दोनों है, वाला लगेगा तो जाल में, चट्टी लगे तो तलने वाला बर्तन। चीना चट्टी हो गया तलने वाला बर्तन। इसमें जो चीना है ना, चीन शब्द का अर्थ होता है यहाँ कि उत्पत्ति कहाँ से हुई है, यही होता है चीन शब्द का अर्थ। केरल का जो मिट्टी है ना, मिट्टी है जमीन कहिए या उपजाऊ जमीन कहिए, उपजाऊ मिट्टी और जलवायु है। उपजाऊ मिट्टी और जलवायु जो है वो चावल की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। मसालों का तो बगीचा ही है। मिट्टी और जलवायु जो है चावल की खेती के लिए माना जाता है कि बहुत अच्छा है। केरल के मिट्टी और जलवायु चावल की खेती के लिए उपयुक्त है। केरल के अधिकतर लोग जो है ना, चावल की खेती के लिए तो उपयुक्त माना जाता है मिट्टी और जलवायु। और वहाँ केरल के लोग अधिकतर लोग मछली और सब्जी चावल खाते हैं। मछली खाते हैं, सब्जी खाते हैं, चावल खाते हैं। मछली, सब्जी, चावल खाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि केरल और लद्दाख दोनों एरिया का देखें, भौतिक स्थिति यानी भौगोलिक स्थिति देखा जाए भिन्न है ना, क्योंकि केरल गर्मी वाला एरिया है, लद्दाख ठंडा वाला पहाड़ी वाला एरिया है। भौगोलिक स्थिति भिन्न है, लेकिन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक का प्रभाव एक ही प्रभाव पड़ता है कि दोनों जगह मसाला है, ये है ना। ये जो प्रभावित किया दोनों का, लद्दाख और केरल को, यह प्रभाव चीन और अरब से आने वाला व्यापारियों ने किया था प्रभाव, क्योंकि दोनों जगह व्यापारी ही होता है। चीन में भी, केरल में भी देखा व्यापारी हो रहा है, और तिब्बत में भी लद्दाख में भी व्यापारी हो रहा है ना। लद्दाख में व्यापारी हो रहा है, तिब्बत जा रहा है सब, और चीन से भी व्यापारी आ रहा है, चीन अरब के लोग आ रहे हैं ना। चीन देखिए कि चीन के व्यापारी आए मछली पकड़ने के लिए, जो जाल बनाया चीनी जाल से मिलता जुलता था, इसलिए चीनी जाल से मिलता जुलता था, जलिया, इसलिए चीना वाला जाल का है। तलने वाला बर्तन को चीना चट्टी।
अरब 712 ईस्वी में आयल था। अरब के यूनुता 712 या 700 पहले आयल था। बुक वृत्तांत मुसलमानों के जीवन है और मुसलमानों की इज्जत बड़ी इज्जत देता है, इसके बारे में चर्चा। वही कह रहा कि केरल लद्दाख भौगोलिक स्थिति भिन्न है, लेकिन ऐतिहासिक संस्कृति एक ही प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव जो है एक ही प्रभाव कैसे पड़ता है, क्योंकि यह प्रभाव चीन और अरब के व्यापारियों के देन से हो रहा है। जैसे केरल में मसालों के लिए तो लद्दाख में भौगोलिक स्थिति और ऊन, पश्मीना ऊन के लिए व्यापारियों का आकर्षक बनाता है। केरल किस लिए आकर्षक है? मसालों के लिए। मसाला में देखे भी लोग है ना, मसाला में काली मिर्च, लौंग, इलायची। और लद्दाख में, केरल में मसालों के लिए आकर्षक है, तो लद्दाख में भौगोलिक स्थिति और ऊन पश्मीना ऊन व्यापारियों के लिए प्रसिद्ध है। लद्दाख से ऊन जाता है जम्मू कश्मीर, वहीं बनता पश्मीना ऊन, जो बड़ी महंगा होता है। इसलिए पता चलता है कि इस सबसे पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र का सांस्कृतिक जीवन का संबंध, कोई भी क्षेत्र का सांस्कृतिक जीवन का जो संबंध है ना, वहाँ के इतिहास और भूगोल से गहरा संबंध रखता है। कोई भी क्षेत्र का सांस्कृतिक जीवन का संबंध इतिहास और भूगोल से गहरा संबंध रखता है। इतिहास और भूगोल से गहरा संबंध रखता है। वहाँ का इतिहास क्या है, भौगोलिक स्थिति क्या है, उसके बारे में चर्चा बताता है, गहरा संबंध है। कह रहे हैं यहाँ पर विविध संस्कृति का प्रभाव केवल बीते हुए कल की बात नहीं है। जो संस्कृति रहन सहन बीते हुए कल की बात नहीं है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हमारे वर्तमान जीवन का जो आधार है वही है काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ हमारे संस्कृति, रीति रिवाज और जीने का जो तरीका है धीरे धीरे नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाता है। जहाँ जाते हैं दूसरे क्षेत्र में रहन सहन, खान पान सब नए क्षेत्र का बन जाता है। जहाँ हम पहुँचते हैं ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ रहते हैं। जहाँ हम लोग जाते हैं वहाँ पड़ोसी मिलता है, उसी के समुदाय के अनुसार ढल जाते हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। अब चैप्टर अगला पॉइंट है विविधता में एकता। अंग्रेजी शासन के दौरान एकता पर बल संघर्ष के बारे में देखते हैं। भारत की विविधता होते हुए अनेकता है ना। विविधता या अनेकता क्या होगा? विविधता या अनेकता ताकत का स्रोत माना जाता है। पूछेगा भारत का ताकत का स्रोत किसे माना जाता है? तो भारत की विविधता या एकता नहीं है। हालांकि भले विविधता में एकता है, लेकिन विविधता या अनेकता ताकत का स्रोत माना जाता है। जैसे विविधता माने विभिन्न धर्म के लोग, जब है ना अंग्रेजों के शासन के दौरान संघर्ष की बात हो रहा है ना, विभिन्न धर्म, भाषा, अलग अलग क्षेत्र के महिला और अलग अलग क्षेत्र के पुरुष ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़े थे, संघर्ष किए थे। वही कह रहा है भारत की विविधता या अनेकता को उसी ताकत का स्रोत माना जाता है जब अंग्रेजों का भारत पर राज था, है ना। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म के लोग, भाषा के लोग, क्षेत्र की महिला और अलग अलग क्षेत्र के पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़े थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेश के लोग भी शामिल थे। उन्हें एकजुट होकर के आंदोलन किया था। सभी अलग अलग परिवेश के थे, फिर भी एकजुट होकर के आंदोलन किए थे। इकट्ठा जेल भी गए अब अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों से विरोध भी किए थे, है ना। भले अलग अलग परिवेश के थे, अलग अलग धर्म के थे, अब मिल करके लड़े। अब इकट्ठे होकर जेल भी गए, सब मिलजुल कर जेल गए। अब अंग्रेजों का अलग अलग इकट्ठा होकर जेल जाते हैं, लेकिन अलग अलग तरीकों से विरोध किए थे सभी लोग। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं। अंग्रेजों ने क्या सोचा था कि अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग भाषा के, अलग अलग क्षेत्र के महिला पुरुष हैं, अलग अलग परिवेश के हैं, तो ये लोग इकट्ठे होकर लड़ रहे हैं, इकट्ठे होकर जेल जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से विरोध कर रहे हैं। तो अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डालो, शासन करो, क्योंकि उनमें काफ़ी विविधता है भारत में, इसलिए फूट डालने के बारे में सोच लिया था। और इस तरह उनका राज चलता रहेगा, माना अंग्रेज का राज चलता रहेगा। अपने में लोग लड़ते रहेगा तो क्या करेगा? अंग्रेज राज करेगा। मगर लोगों ने
और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वह एक दूसरे के से चाहे कितने भी भिन्न हो, हम लोग एक दूसरे के कितने भी भिन्न हो, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली जो लड़ाई है वे सब एक होकर लड़ेंगे, एक थे, लड़ाई सब एक था। तब जाकर अंग्रेज मजबूर होकर भागा। उसी समय गीत गाया था। क्या गीत था? दिन खून के हमारे, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। सयाद ने, देख दिन खून के, यहाँ सयाद है, सयाद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, वीरान इस चमन में कोई गुल खिला के जाना, गुल खिला के जाना। सैद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े, दिन खून के हमारे, गोली खा के सोए, गोली खा के सोए, जलियांवाला बाग में हम सुनी पड़ी कब्र पर दिया जलाने के जाना, दिन खून के हमारे। हिंदू और मुसलमानों की खेती होती, हिंदू और मुसलमानों की होती है आज होली, बहते रंग में दामन भिगो कर जाना, दिन खून के हमारे। कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ कब्र में गड़े हैं, 2 बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना, दिन खून के हमारे। तो इतने ही, दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना। सैद ने हमारे चुन चुन के फूल तोड़ा, गोली खा के जलियांवाला बाग में हम। हिंदू और मुस्लिम की होती आज होली, कुछ जेल में पड़े हैं तो कुछ कब्र में पड़े, इतना याद कर लेना। संघर्ष, अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष के दौरान ऐसा बात बोला गया था, कविता लिखा गया था। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपने हम पर आंसू बहा के जाना। सैद ने हमारे, देख लिया, 2 बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना, दिन खून के हमारे। यह गीत अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया गया था। कब गाया था? अमृतसर में गाया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, उसके बाद गाया गया था। तब आया है जलियांवाला बाग हत्याकांड के, इस गीत में चर्चा है। यह गीत अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गाया गया था, शहीदों की याद में गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह, जो भी हमने देखे गीत और चिन्ह, वीरता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखता है। जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो उभरा हुआ गीत और चिन्ह जो है, क्या दर्शाता है? तो वीरता के प्रति अलग होते हुए हमारा विश्वास बनाए रखता है कि हम सब एक हैं। यही स्वतंत्रता संग्राम के दौरान में ही, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडा बना था, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही बना था। जो यही झंडा अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था भारत लोगों ने। भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इंडिया की खोज, भारत की खोज बुक लिख रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लिख रहे थे। पंडित प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वही भारत की खोज किए थे, बुक लिखे थे। इसमें लिखा गया है, भारत खोज में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसमें लिखा है कि भारतीय एकता जो है, भारतीय एकता दिखाता है, वो बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास, अलग अलग प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना रखता है, यह भावना है। इसमें विविधताओं की पहचान और प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें क्या होता है? विविधताओं का पहचान होता है और प्रोत्साहित किया जाता है। इस प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं, यही बुक में, भारत खोज में, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए, भारत की जो विविधता है इसी का वर्णन करते हुए इसे बात लिखा है। भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार दिया कि विविधता होते हुए भी विविधता होते हुए भी एकता है भारत में। ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत की खोज के बुक में लिखा है। राष्ट्रगान जो है जन गण मन है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा जन गण मन जो राष्ट्रगान है, इसमें एकता का ही अभिव्यक्त बताता है कि हम लोग सब एकता है, एकता के वर्णन बताता है। राष्ट्रगान किसी तरह से एकता का वर्णन करते हैं, जो इन्हें अपने शब्दों में लिखे गए हैं। जन गण मन एकता का ही अभिव्यक्त करता है। थोड़ा सा यहाँ है क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी में सब्जेक्ट का दूसरा अर्थ होता है पूजा। क्या होता? पूजा नहीं जी, प्रजा है, ठीक है, प्रजा है। अंग्रेजी में सब्जेक्ट का अर्थ है, दूसरा अर्थ क्या होता है? प्रजा होता है। और समीर का अर्थ होता है हवा पवन हनुमान। समीर का अर्थ हवा पवन हनुमान। भारत विविधता वाला देश है। भाषा के आधार पर खान पान अलग अलग है, त्यौहार अलग, धर्म अलग, बहुत सारी चीज़ अलग है, अनेक है, इसलिए भारत विविधता वाला देश है।
चीनी वाला क्या है, मछली पकड़ने वाला जाल है। यही चीना वाला मछली पकड़ने वाला का जाल है। जो चीना वाला मछली पकड़ने का जाल है, और चीना ना है, और चीनी वाला चीनी जाल से मिलता जुलता है ये, इसलिए इसका नाम चीनी वाला नाम पड़ गया, जो मछली पकड़ने का जाल है। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसको जाता है? संत थॉमस को जाता है। 2000 पहले से लाने गया था, और संत थॉमस के धर्म दूत थे। अरबी और यहूदी व्यापारी सबसे पहले भारत के केरल में आए थे, यहूदी और अरबी दोनों। भारत में अंग्रेजों ने एकता को खत्म करने के लिए कौन सी नीति अपनाई थी? फूट डालो राज करो की नीति, जो नहीं हुआ। विविधता के तत्व भाषा का आधार पर, धर्म का आधार, त्योहार के आधार पर है। दूसरा चैप्टर देख रहे हैं हम लोग, विविधता एवं भेदभाव के बारे में देखते हैं। ठीक, विविधता और भेदभाव। पहला चैप्टर पढ़े थे विविधता की समझ, अब पढ़ते विविधता और भेदभाव। एनसीईआरटी क्लास 6 का है। हम क्या हैं और हम कैसे हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम क्या हैं, हम कैसे हैं, तो ये सब क्या है और कैसे हैं कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं और कौन सी भाषा बोलते हैं, और क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं, कौन से उत्सव मनाते हैं, इस सब पर हमारे रहने की जो जगह है वो भौगोलिक और उसके इतिहास का असर पड़ता है ना। जो आदमी जहाँ जैसा रहता है, कौन सी भाषा बोलता है, क्या खाता है, क्या पहनता है, क्या खेल खेलता है, कौन सा उत्सव त्यौहार मनाता है, ये सब का है किस पर निर्भर करता है? तो हम ये सब भौगोलिक, जिस जगह पर रहते हैं वहाँ के भौगोलिक, वहाँ के इतिहास का असर पड़ता है, उसी के अनुसार सब काम होता है। अगर आप देखिएगा तो भारत जो है, भारत कितनी विविधता वाला देश है उसके बारे में चर्चा करेंगे। संसार में विविधता और भेदभाव चैप्टर 2 है। संसार में 8 मुख्य धर्म है। कितने धर्म है? 8 मुख्य धर्म है। 16 से अधिक भाषा बोला जाता है, जो मातृभाषा के रूप में आता है। 8 मुख्य धर्म है पूरे संसार में। संसार में 8 मुख्य धर्म है, 16 से अधिक भाषा बोली जाती है, जो वो सब मातृभाषा है 1600। और 100 से अधिक नृत्य होता है। नृत्य में नाचे गाना, नृत्य होगी 100 से अधिक नृत्य है, और 100 नृत्य, 16 से अधिक भाषा मातृभाषा है। 8 मुख्य धर्म 8 है। तो संसार में 8 मुख्य धर्म है। 8 गो क्या है? मुख्य धर्म है। मुख्य धर्म 8 गो, ठीक ना। और भारत में उन 8 धर्मों को अनुयायी यानी मानने वाले लोग रहते हैं। भारत संसार में 8 मुख्य धर्म है, ये 8 धर्म मानने वाले भारत में लोग रहते हैं, ठीक ना। 8 धर्म भारत में मानने वाले हैं। तो संसार में 8 मुख्य धर्म है। भारत में 8 धर्म जो है पूरे विश्व में है, वो 8 धर्म जो है अनुयायी, यानी कि अनुयायी का मतलब होता है मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ 16 से ज़्यादा भाषा बोली जाती है, जो लोगों की मातृभाषा है। 16 से अधिक भाषा बोली जाती है पूरे विश्व में। 1600 से अधिक भाषा बोली जाती है, मातृभाषा है। वही कह रहा 1600 से ज़्यादा भाषा बोली जाती है, जो लोगों की मातृभाषाएं हैं। यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य है। 100 से ज़्यादा तरह का है नृत्य है, नाच गाना है। 100 से ज़्यादा क्या है? नृत्य है। 8 मुख्य धर्म है जो भारत में बोली जाती है। संसार का 8 मुख्य धर्म है, 8 धर्म भारत में बोली जाती है। 16 से अधिक भाषा है, लोगों की मातृभाषा है। 100 से अधिक नृत्य है। यह विविधता जो देखे हम लोग है ना, पूरे विश्व में संसार में 8 मुख्य धर्म है जो भारत में बोली जाती है। 8 धर्म की मुख्य भाषा जो है 8 धर्म भारत में मानते हैं। 1600 से अधिक भाषा बोली जाती है जो मातृभाषा है। 100 से अधिक नृत्य है। इतना विविधता होते हुए भी हमेशा खुश होने का कारण नहीं है। क्यों? विविधता हमें खुश नहीं रखती है। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित और आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं। अगर हम उन्हीं लोगों के साथ सुरक्षित और आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, है ना, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं हमारी तरह बात करते हैं, हमारी तरह कपड़े पहनते हैं, हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे वह बहुत भिन्न होते हैं, तो वह हमें बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। कह रहा है कि कभी कभी हम
ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत अलग है, बहुत भिन्न होता है, तो हम बहुत अजीब से उसको देखते हैं और जैसे लगता है कि हम अपरिचित हैं, उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते हैं या जान ही नहीं पाते हैं कि वे हमसे अलग क्यों है। लोग अपने से अलग दिखने वाले के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। देखिएगा, वो जो आदमी अलग प्रकार का जो दिखता है उसको बारे में हम लोग अलग तरह के राय बना लेते हैं। इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों के अज्ञान की तरह देखते हैं। कुछ कथन ऐसा होता है कि यहाँ कथन के बारे में दे दिया है ना, ये पूर्वाग्रह, इसको पहले देखना है, इसको देखने के बाद इसको देख लेना है, फिर इसको देख लेना है। ये परिभाषा, ठीक ना। भारत में ग्रामीण लोग आधा से ज़्यादा जो है ग्रामीण भारतीय लोग गांव में रहते हैं जी, सही बात है। आधा से ज़्यादा ग्रामीण लोग गांव में रहते हैं। आधुनिक ग्रामीण लोग के बारे में देख रहे हैं, सही बात है, सही है। पूर्वाग्रह के बारे में चर्चा है, ठीक ना। भारत के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं, पसंद करना चाहते हैं, ये गलत लिखा है। फसल के बुआई और कटाई के समय 12 से 14 घंटे काम करते हैं, सही बात है। पूर्वाग्रह करना होगा। काम की तलाश में शहर की ओर स्थानांतरण करने का बाद है, सही बात है। अज्ञानी होते हैं कुछ लोग, गांव के लोग, सही बात है। शहर के लोग शहरी जीवन आसानियत होता है, शहरी जीवन आसान होता है, हम कह नहीं सकते हैं। बिगड़े और आलसी होते हैं, कुछ होते होंगे। अपने परिवार के साथ बहुत कम समय देते हैं, सही बात है। पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं करते हैं। पैसे की चिंता करते हैं, सही, ये बात सही है। शहर में रहना महंगा पड़ता है, सही बात है। किराया प्लस आने जाने में खर्च ज़्यादा होता है, सही बात है। वही यहाँ है ग्रामीण लोग के बारे में। भारतीय लोग गाँव में रहते हैं, देख लीजिएगा, अभी पढ़े हम लोग, यही के बारे में चर्चा यहाँ पर। इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों के अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों के आलसी और सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं, सही बात है। ग्रामीण लोग का कहता अज्ञानी के लगेगा बुद्धि नहीं है, इस तरह से देखते हैं। और शहर में रहने वाले लोग कुछ आलसी भी दिखेंगे और लगेगा सिर्फ पैसे के चक्कर में रहते हैं लोग। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है ना। कोई भी चीज़ हम लोग पहले ही से उसके बारे में राय बना लेते हैं कि ऐसा होता है। गांव के लोग कुछ अज्ञानी होते हैं, बुर्बक टाइप होते हैं, जबकि शहर के लोग आलसी होते हैं, सिर्फ पैसे के चक्कर में रहते हैं। इसके बारे में जो पहले ही से पूर्वा ग्रहण कर लेते हैं, है ना। पहले ही से कोई उसको राय बना लेते हैं कि वहाँ कैसे होता है, गाँव कैसे होते हैं, शहर कैसे होते हैं, उसी को तो कहते हैं पूर्वाग्रह के रूप में कहते हैं। ज़्यादातर यह राय जो होता है पूर्वाग्रह राय नकारात्मक होती है। ये जरूरी नहीं कि गांव के लोग हैं तो बुर्बके होंगे, अज्ञानी होंगे। जैसा कि कथन में दिया गया है, लोगों को आलसी और कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है। लोगों को आलसी मानना और कंजूस मानना क्या है, पूर्वाग्रह क्या है। तो पूर्वाग्रह के बारे में क्या कहते हैं हम लोग, जब किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे अपने दिमाग में बैठा लेते हैं कि वहाँ के लोग ऐसा ही होता है, चीन के लोग ऐसा ही आदमी होता है। ग्रामीण लोग अज्ञानी बुर्बक होते हैं और शहर के लोग पैसा वाला के चक्कर रहते हैं, आलसी होता है। ऐसा राय बना लेता है, बैठा लेते हैं पहले से, तो उसे हम लोग पूर्वाग्रह कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, पूर्वाग्रह कहते हैं। पूर्वाग्रह का पहले ही से और ग्रहण कर लिए, कोई बात पहले से ग्रहण करके छपले हैं। ज़्यादा तो यह राय जो होता है पूर्वाग्रह नकारात्मक होता है। जैसे लोगों को आलसी मानना, कंजूस मानना। लोग पहले ही सोच लेगा शहर के लोग आलसी रहते हैं, कंजूस होते हैं, तो थोड़ा सा पहले ही जान जाता है, इसलिए पूर्वाग्रह कहते हैं इसको। जब हम सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका है, जब हम सोचने लगते हैं कोई काम करने का तरीका जो है, काम करने का तरीका ही सबसे अच्छा है, तरीका जो है वही सबसे अच्छा है और सही। किसी को करने का कोई तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते हैं, जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छा भाषा है
और दूसरी भाषा महत्वपूर्ण नहीं है तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। अन्य भाषा क्या कहते हैं, गलत तरीका से देखते हैं। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों को शायद इज्जत भी नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषा बोलते हैं, है ना। जो अंग्रेजी भाषा बोलेगा उसी को इज्जत करेंगे, बाकी को अन्य को हम लोग नकारात्मक गलत तरीका से देखेंगे। ऐसा मन में पूर्वाग्रह समझ लेता है। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रह हो सकते हैं, कर रहा है। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रह हो सकता है। कौन कौन पूर्वाग्रह के बारे में है? ऐसे तो होता है बहुत सारी चीज़ के। जैसे लोगों के धार्मिक विश्वास में भी पूर्वाग्रह होता है। वो धर्म अच्छा है तो खराब है। उनकी चमड़ी का रंग के आधार पर भी पूर्वाग्रह हो जाता है। लोग जिस क्षेत्र से वे आते हैं और जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे कपड़े वे पहनते हैं इत्यादि से भी पूर्वाग्रह हो जाता है कि वहाँ के लोग ऐसे कपड़ा पहने हैं इत्यादि। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते हैं। ऐसा कभी कभी इतना पूर्वाग्रह हो जाते हैं लोग, वहाँ का भाषा ऐसा है तो वहाँ से दोस्ती मत करो, चमड़ा का रंग ऐसा है दोस्ती मत करो, वहाँ के कपड़ा का पहनावा ऐसा है तो दोस्ती मत करो। इतना पूर्वाग्रह हो जाते हैं, इतना पक्का हो जाता है कि उससे दोस्ती करना भी पसंद नहीं करते हैं। इस तरह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें देख दुख पहुँचा देते हैं। हम लोग का ऐसा व्यवहार पूर्वाग्रह के अनुसार होता है कि दूसरों को दुख भी पहुँचा देते हैं। पढ़ लेना इसी तरह से। लड़के और लड़की में भेदभाव कैसे होता है उसके बारे में देखते हैं। समाज में लड़के और लड़की में कई तरह से भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित है, ठीक ना। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आप में से कई लोग कहे होंगे कि हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं। जन्म तो लेते हैं लड़के लड़की की तरह, यह तो ऐसे ही होता है। इसमें सोचने वाली क्या बात है? आइए इसी के बारे में सच्चाई क्या है इसी के बारे में जानते हैं। हम इस कथन के द्वारा लड़का लड़की में अंतर समझ सकते हैं कि वे रोते नहीं हैं। अब देखें कि गुण हम आमतौर पर लड़के या पुरुष के साथ जोड़ा जाता है कि रोते नहीं हैं। पुरुष से लड़के में जोड़ा जाता है कि लड़का लोग रोता नहीं है। बचपन में जब लड़के को गिर जाने पर चोट लग जाता है तो माता पिता और परिवार अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप कराते हैं कि रो मत, तुम तो लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वे यह विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं, ठीक ना। यही विश्वास होता है आगे चल के। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के के रोना आ जाए तो वह अपने आप को रोक लेता है और लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी होता है। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों कभी कभी रोने की मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा और दर्द होता है तब रोने का मन करता है, गुस्सा में या दर्द में। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने को सीख लेते हैं या अपने को ढाल लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर यह बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या उसका मजाक बनाएंगे, इसलिए वह दूसरों के सामने रोने की अपने आप को रोक लेता है, नहीं रोता है लड़का लोग कि दूसरा को चिढ़ाएगा, कमजोर समझेगा, मजाक उड़ाएगा, इसलिए नहीं रोता है। हम लगातार सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती है। समाज के इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास भी कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं, है ना। रूढ़िवाद धारणा क्या है? रूढ़िवाद धारणा जब सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं, सभी क्या करते हैं एक ही छवि में बांध देते हैं, उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं रूढ़िवाद धारणा कहते हैं। रूढ़िवाद धारणा जैसे लड़का को एक ही छवि में बांध देते हैं कि सभी लड़का रोते नहीं हैं, तो रूढ़िवाद धारणा हो गया। जैसे किसी खास धर्म लिंग होने के कारण किसी को कंजूस या अपराधी या बेवकूफ़ बनाना, है ना। कंजूस का ना उद्देश्य बहुत कंजूस है तो पूरे सबको एक ही छवि में बांट दे। अपराधी है पाकिस्तान तो पाकिस्तान को सभी को बांट दे, ऐसे में बेवकूफ़ है, तो ये रूढ़िवाद धारणा हो गया। अब पूर्वाग्रह में कहता है किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेता है कि और उसे अपने दिमाग में बैठा लेता है कि ऐसा ही होता है और यह नकारात्मक बताता है। आलसी कंजूस वैसा ही होता है आदमी। शहर के लोग आलसी होते हैं, कंजूस होते हैं, है ना। और रूढ़िवाद धारणा बोलता है कि जब सभी लोगों को एक ही छवि में एक ही छवि में बांध देते हैं तो उनके
बारे में पक्की धारणा भी बना लेते हैं, उसे कहते हैं रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। एक ही छवि में सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं कि वैसा ही होता है तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण खास देश, धर्म, लिंग होने के कारण किसी को कंजूस कहते हैं, अपराधी कहते हैं या बेवकूफ़ ठहराते हैं। ऐसे दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने कारण होता है कि हम लोग पक्की धारणा बना लिए, वहाँ के खास देश के धर्म, लिंग और कंजूस, अपराध, बेवकूफ़ ठहराते हैं। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ी लोग मिल ही जाते हैं। हर देश में देखा जाए तो कंजूस मिलेगा, अपराधी मिलेगा, बेवकूफ़ मिलेगा और मिल ही जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में बसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसा राय बनाना वाजिब नहीं है। पूरे समूह में हम लोग नहीं कह सकते हैं कि कंजूस है, अपराधी, बेवकूफ़ है, लेकिन कहीं कहीं है, कुछ में मिल वो करता है। इस प्रकार के धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। हम नहीं देख पाते हैं कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमता है जो दूसरा से अलग है। हम लोग उस व्यक्ति को नहीं देखते हैं कि उस व्यक्ति के कुछ खास गुण होगा या क्षमता है जो दूसरों से अलग है, ये नहीं देखते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। रूढ़िबद्ध जो है बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में करता जोड़ देता है या जड़ देती है। जैसे माना जाता था कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती है। इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है ना। तो न लग रहा है कि सभी लड़कियां कह रहा, तो ही का रूढ़िबद्ध धारणा क्या है? बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में, एक ही प्रकार का लड़की के प्रकार के खांचे में जड़ देती है। इसलिए कह रहा है कि लड़की एक ही प्रकार के जो हवाई जहाज नहीं उड़ाएगी। इसका असर हम सब पर पड़ता है, हम सब लड़की पर पड़ता है। कई बार यह धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोक देती है जिनको करने की काबिलियत शायद हम में है ना। कई बार यह धारणा जो है रूढ़िबद्ध धारणा हम लोगों में काम करने से रोक देता है। जो हवाई जहाज उड़ाने का लड़की कर सकते हैं, फिर भी ये सोच कर नहीं करती है कि लड़की हवाई जहाज नहीं उड़ाएगी। तो हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़े पूर्वाग्रह के बारे में। जब किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेता है और उसे अपने दिमाग में बैठा लेता है, उसे हम लोग पूर्वाग्रह करते हैं। यह नकारात्मक होता है, जैसे आलसी और कंजूस। रूढ़िबद्ध धारणा जब सभी लोग एक ही छवि में बांध देते हैं, सभी को एक ही छवि में बांध देते हैं, उसके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, उसे कहते हैं रूढ़ि धारणा। लेकिन जिस लड़के रोते नहीं हैं, जिस लड़की हवाई जहाज नहीं उड़ाएगी, है ना। रूढ़िबद्ध कभी काल हम लोग को होने वाला चीज़ को भी नहीं होने देता। लड़की हवाई जहाज उड़ा सकती है, फिर भी ये सोच कर नहीं उड़ाती है कि लड़की हवाई जहाज नहीं उड़ाएगी। रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं, जो एक ही छवि में बांध देता है सभी लोगों को, पक्की धारणा बना लेता, पक्का बना लेता है। किसी खास देश के धर्म, लिंग होने के कारण किसी को कंजूस, है ना। खास देश के धर्म, लिंग होने के कारण होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी, बेवकूफ बनाना, ये रूढ़िबद्ध धारणा कहलाता है। असमानता और भेदभाव देखते हैं हम लोग। असमानता और भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणा के आधार पर व्यवहार करते हैं। पूछेगा भेदभाव कब होता है? पूर्वाग्रह का मतलब समझ रहे ना। पूर्वाग्रह जब किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं, और जब कोई राय बना लेते हैं और उसे अपने दिमाग में बैठा लेता है, उसे कहते हैं पूर्वाग्रह। यह नकारात्मक हो सकता है, जैसे आलसी, कंजूस। अब रूढ़िबद्ध धारणा जब लोगों को एक ही छवि में, ये पहले से कोई राय बनाते हैं, इसमें एक ही छवि बांध देते हैं कि लड़का रोते नहीं है, लड़की हवाई जहाज नहीं चलाएगी, एक ही छवि में बांध देते हैं, उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे कहते हैं रूढ़िबद्ध धारणा। इसी दोनों कारण भेदभाव होता है। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणा के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं तो ये पूर्वाग्रह हो गया। अगर आप इन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं तो ये हो गया रूढ़िबद्ध। कोई भाग लेने से कि हवाई जहाज चले बने करेगा, लड़के लोग नहीं चलेंगे। कुछ गतिविधि में भाग लेने से रोकते हैं और किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं
या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते हैं, क्यों, है ना, मोहल्ले में नहीं रहने देते हैं कि उसका रंग ऐसा है तो पहनावा ऐसा है, तो पूर्वाग्रह हो गया। एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते हैं और दूसरे द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद करें कि पिछले पाठ में समीर और समीर दो एक ही दूसरे से बहुत भिन्न थे। पिछले पाठ में पढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था। यह विविधता का एक पहलू पर यह भेदभाव का कारण भी बना सकता है। दोनों समीर का धर्म अलग अलग था। ऐसा तब होता है जब लोग अपने भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि को मानते हैं। दोनों समीरों में एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि। समीर दो गरीबी विविधताओं का पहलू नहीं है, तो असमानता है। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े, घर की मूल जरूरतों को पूरा करने के लिए साधन, पैसे नहीं होते। बहुत से लोग ऐसा है कि अपने घर में खाने के लिए, बहुत से लोगों के पास अपने खाने के लिए कपड़ा भी नहीं है, घर की मूल जरूरत को भी पूरा करने के लिए साधन भी नहीं है, पैसा भी नहीं है कि कपड़ा खरीद सकते, खाना खा सकते हैं, साइकिल खरीद, कुछ साधन नहीं है, न पैसा है। इस कारण दफ्तरों और अस्पतालों और स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। क्यों? कि उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, कपड़ा नहीं है, घर नहीं है, कोई साधन नहीं है, पैसा नहीं है, तो इसलिए दफ्तर में, है ना, सरकारी दफ्तर में, अस्पताल में, स्कूल में उनके साथ भेदभाव किया जाता है, भेदभाव होता है। कुछ लोगों के विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग ऐसा है जो विविधता का और असमानता पर भी, दोनों के आधार पर भी भेदभाव होता है। एक तो इस कारण के वे उस समुदाय के सदस्य है। विविधता मतलब क्या कि उस समुदाय, कोयरी है तो चमार समुदाय का सदस्य, इसके कारण से भी भेदभाव होता है। जिनकी सांस्कृतिक मूल्यवान नहीं माना जाता है कि कोयरी है तो इसका संस्कृति अच्छा नहीं है, हिंदू है तो अच्छा है, तो मुसलमान है संस्कृति अच्छा नहीं, इसलिए भी भेदभाव होता है। ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने का साधन नहीं है, तो इस आधार पर भेदभाव किया जाता है ना। गरीब भी है और साधन नहीं है तो भेदभाव होता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों, धार्मिक समूहों के खास क्षेत्र के करों को करना पड़ता है। तो भेदभाव तब होता है जब पूर्वाग्रहों और रूढ़िबद्ध धारणा के आधार पर व्यवहार करते हैं, तो भेदभाव होता है। पूर्वाग्रह तो रूढ़िबद्ध धारणा के आधार पर भेदभाव होता है। जैसे लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, कुछ गतिविधि में भाग लेने से रोकता है, तो भेदभाव होता है। नीचा दिखाने में भी कुछ गतिविधि में भाग लेने से भी रोकता है, तो भेदभाव होता है। किसी खास नौकरी करने से भी रोकना, किसी मोहल्ले में नहीं रहने देता, एक ही हैंडपंप गिलास में चाय नहीं पीने देता, ये सभी भेदभाव के एग्जाम्पल हैं। दलित जो शब्द है, शब्द नीची जाति कहे जाने वाले जाति लोग है, नीची जाति कहे जाने वाले लोग अपनी पहचान के रूप में जानते हैं। दलित शब्द जो है नीची जाति के रूप में आते हैं। दलित शब्द का प्रयोग अछूत से ज्यादा पसंद करते हैं। हम लोग अछूत हैं, क्या है? अछूत से ज्यादा लोग पसंद करते हैं, अछूत से ज्यादा पसंद करते हैं लोग। दलित का मतलब होता है जिन्हें दबाया गया हो। क्या हो? दबाया गया हो या कुचला गया हो। दबाया गया हो, कुचला गया हो, उसे दलित कहते हैं। जो नीची जाति से आते हैं, अछूत आते हैं। दलित के अनुसार यह शब्द जो दलित शब्द है दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रह मैंने पूर्वग्रह के अनुसार अपनी राय बना लेता है और भेदभाव ने दलितों को दबा कर रखा है। कैसे सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव ने दलितों को दबा कर रखा है ना। सामाजिक पूर्वाग्रह जो है और भेदभाव ने दलित को दबा कर रखा है, ऐसा बोलता है दलित के अनुसार शब्द दर्शाता है। इसलिए दलित लोगों को अनुसूचित जाति वर्ग में आते हैं। अनुसूचित जाति में रखा गया है। दलित को अनुसूचित जाति में डाल दिया गया है। तो क्या कहता है दलित के बारे में? नीची जाति कहे जाने वाली लोगों अपनी पहचान के रूप में जानते हैं। अछूत का प्रयोग करते हैं लोग, है ना। शब्द का प्रयोग नीची जाति के रूप में भी, अछूत के रूप में भी, जिन्हें दबाया गया है, कुचला गया है ना। और शब्द दर्शाता है दलित। क्या दर्शाता है? दलित के अनुसार शब्द दर्शाता है कि कैसे
सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव ने दलितों को दबा कर रखा है। दलित लोग अनुसूचित जाति के वर्ग में भी आते हैं, डाल दिया गया, सरकार ने डाला इसको। दलित शब्द जो नीची कहे जाने वाले जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं कि हम नीची कही जाने वाली जाति के लोग, नीचे कही जाने वाले जो जाति है वो अपने पहचान के रूप में करते हैं दलित का प्रयोग। यह शब्द है वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। क्या? अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित को मतलब है जिन्हें दबाया गया हो या कुचला गया हो। दलित का मतलब है नीचे कहे जाने वाले जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में करते हैं, अछूत मानते हैं। दलित शब्द का अर्थ होता है अछूत, यानी कि जिन्हें दबाया गया हो या कुचला गया हो, दबाया कुचला गया हो। दलित शब्द के अनुसार सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव ने कैसे दलित को दबा कर रखा है उसके बारे में सरकार इसलिए इन लोगों को अनुसूचित जाति में डाल दिया है। दलित का मतलब होता है नीची जाति कहे जाने वाले लोगों को अपनी पहचान के रूप में जानना। दलित शब्द का प्रयोग अछूत के रूप में होता है, जिन्हें दबाया गया हो, कुचला गया हो, है ना। दलित के अनुसार कैसे सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव ने दलित को दबा कर रखा है, इसलिए सरकार ने अनुसूचित जाति में डाल दिया है दलित को। सवाल यहाँ उठ रहा है रूढ़िवाद धारणा और भेदभाव में क्या अंतर है। रूढ़िवाद धारणा जो है कि फिक्स कर देता है, पक्का धारणा कर देता है कि ये काम सभी समाज में ये लड़की लोग नहीं कर सकते। भेदभाव में होता है खान पान, सहन सहन में भेदभाव। अम्बेडकर 1891 से 1956 के बारे में देखते हैं। 1891 से 1956। देखिए, भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इसने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव को अपने अनुभव के बारे में लिखा था। जाति व्यवस्था के बारे में और भेदभाव के बारे में लिखे था। यह अनुभव उनको 1901 में हुआ था। जाति व्यवस्था और भेदभाव के बारे में जो अनुभव हुआ अम्बेडकर जी का 1901 में हुआ, जब 9 साल के थे तभी हुआ था। महाराष्ट्र में कोरेगांव अपने भाई के साथ पिता से मिलने गए थे। तो क्या कहते हैं हम लोग, अम्बेडकर 1891 से 1956 में जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के बारे में लिखते हैं और यह समझाते हैं। 1901 में यह बात बोलते हैं और 16 साल के थे तब। 1901 में 16 साल की अवस्था में बोले थे। कब? जब महाराष्ट्र में कोरेगांव अपने भाई के साथ पिता से मिलने गए थे। महाराष्ट्र में कोरेगांव जा रहे थे, अपने बड़े भाई, छोटा जो भी होगा, भाई के साथ पिता से मिलने गए थे, तब ये बात बोले थे जाति व्यवस्था भेदभाव के बारे में। इसमें कोई खास नहीं, पढ़ लीजिएगा, है ना, एक बार कि कोरेगांव जाना था उनके, तो इनको जाति के अनुसार ट्रेन पर बस पर नहीं बैठने दिया गया था, बैलगाड़ी पर। यही कहानी होता है। बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था, ठीक ना। बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। महार समुदाय को अछूत मानते थे। बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। बम्बई प्रांत देखा जाए महार समुदाय को अछूत मानते थे। अम्बेडकर जी जो थे, अम्बेडकर जो थे 1891 से 1956, अपने जन्म महार जाति में हुआ था। इनका भारतीय संविधान के पिता कहे जाते हैं और दलितों का सबसे बड़ा नेता था। दलितों जो अपने आप को अछूत मानते थे, जिन्हें दबाया गया हो, अपनी नीच जाति के रूप में इनको पहचान करते हैं, दबाया गया हो, कुचला गया हो, कैसे सामाजिक पूर्वाग्रह भेदभाव ने दलितों को दबा कर रखा है, इसलिए सरकार ने अनुसूचित जाति में रखा। भारतीय संविधान के पिता हैं और दलितों का सबसे बड़ा नेता है अम्बेडकर। जन्म हुआ था महात्मा अम्बेडकर जी का महार जाति में जन्म लिया था। महार जाति में अपनी जाति में यानी महार जाति में पहला व्यक्ति थे किस चीज में भाई, जो अपनी कॉलेज के लिए कॉलेज के लिए पढ़ाई भी किए और वकील बनने के लिए अपने कॉलेज के लिए पढ़ाई किए, कॉलेज में पढ़ाई किए और वकील बनने के लिए इंग्लैंड भी जाते, इंग्लैंड गए थे। इंग्लैंड दलित के बच्चों को दलित के जो बच्चा होते हैं वो बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए प्रोत्साहित भी किया। दलित के बच्चा आता है इसलिए स्कूल में भेजने का प्रयास किया, इसलिए दलितों का सबसे बड़ा नेता कहलाया। क्यों? कि दलित के बच्चा को स्कूल में भेजने के लिए प्रोत्साहित किए थे। दलितों के बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित किया, क्यों? ताकि दलित से अलग अलग तरह के सरकारी नौकरी करने को कहा, ताकि वे जाति व्यवस्था जो है उससे बाहर निकल सके दलित लोग। तो अम्बेडकर अपनी पहली जाति के पहले व्यक्ति थे किस चीज़ में, जब अपनी कॉलेज की पढ़ाई किया था। देखिए अभी कॉलेज की पढ़ाई किया और वकील बनने के लिए इंग्लैंड भी जाते हैं। इंग्लैंड और दलितों का अपने बच्चे को कहाँ भेजते हैं,
स्कूल कॉलेज भेजने को प्रोत्साहित करते हैं कि बच्चा तो दलित है तो स्कूल कॉलेज जाओ, ताकि दलित से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी है ना, सरकारी नौकरी करने को कहा। क्यों कहा? ताकि वो जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाए। अम्बेडकर के नेतृत्व में मंदिर में प्रवेश करने का प्रयास था। मंदिर में प्रवेश करने का प्रयास अम्बेडकर के नेतृत्व में था। उन्हें एक ऐसे धर्म की तलाश था अम्बेडकर के, है ना, जो सबको समान निगाहों से देखे, जो जीवन में आगे चलकर उन्हें धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया था। जो समान निगाहों से सभी को देखे वही धर्म अपनाने के चक्कर में बौद्ध धर्म को अपनाए थे। इनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए, है ना। बौद्ध धर्म का अम्बेडकर का मानना था, क्या दलित है तो हाँ तुमको जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए, इसलिए जाति प्रथा के खिलाफ लड़ना है, तुमको स्कूल कॉलेज जाना पड़ेगा और अलग अलग तरह का सरकारी नौकरी करना होगा ताकि जाति व्यवस्था से बाहर निकल सके। इसलिए जाति प्रथा के खिलाफ लड़ना होगा, ऐसा दलितों को कहते हैं। समाज बनाने के काम करना चाहिए ताकि सबकी इज्जत हो, इसलिए बौद्ध धर्म को अपनाए थे। समाज बनाने के काम करना चाहिए ताकि उसमें सभी की इज्जत हो, ये नहीं कि कुछ ही लोगों की इज्जत नहीं होना चाहिए, सभी की इज्जत मिलना चाहिए, ऐसा समाज बनाओ। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे उनका अम्बेडकर ने नेतृत्व किया था, है ना। दलितों को भी मंदिर में प्रवेश करने के लिए इजाजत की मांग कर रहे थे, अम्बेडकर के नेतृत्व में हो रहा था। इसलिए अम्बेडकर के नेतृत्व में मंदिर में प्रवेश करने का प्रयास किया था दलितों को मंदिर में जाने के लिए। यहाँ दलितों को मंदिर लिख दीजिए, अच्छा रहेगा। दलितों को मंदिर में प्रवेश करने के लिए जो प्रयास किए गए अम्बेडकर के नेतृत्व में था। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो प्रयास किए जा रहे थे उनका अम्बेडकर ने नेतृत्व किया। उन्हें ऐसे धर्म का तलाश था, अम्बेडकर को ऐसे धर्म का तलाश था जो सबको समान निगाहों से देखे और जीवन में आगे चलकर उन्हें धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म अपनाया। उनका मानना था अम्बेडकर के कि बौद्ध धर्म को अपनाया था, क्यों? वैसा धर्म का तलाश कर रहे थे ताकि सभी जाति कोई भी, है ना, सभी को समान निगाह से देखे, इसलिए बौद्ध धर्म को अपनाए थे। दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए, ये बात बोलते हैं। दलितों को क्या करना चाहिए? दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जो सबकी इज्जत हो, न कि कुछ ही लोगों को। अम्बेडकर के बारे में एक फिर से 1891 से 1956 में जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव को समझा और उसी को लिखा। 1901 ईस्वी में 1891 में जन्म था। 1901 ईस्वी में 16 साल के थे तब वे महाराष्ट्र के कोरेगांव में अपने बड़े भाई या छोटा भाई के साथ पिता से मिलने गए थे। वहीं प्रांत में महार समुदाय को अछूत मानते थे। उस समय भारतीय संविधान के पिता कहलाते हैं और दलित के सबसे बड़े नेता थे। महार जाति में जन्म लिए थे। अपने जाति का पहला व्यक्ति थे जो अपनी वकील कॉलेज में पढ़ाई किया और वकील बनने के लिए इंग्लैंड भी गए थे। इंग्लैंड दलित के बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित किया, स्कूल कॉलेज दोनों, और कहा कि अलग अलग तरह के सरकारी नौकरी करो जो जाति प्रथा से बाहर निकल सके, लड़ाई करना हो जाति प्रथा। बौद्ध धर्म को अपनाया था, है ना। अम्बेडकर का मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और समाज ऐसा बनाओ ताकि सबकी इज्जत हो। दलितों के लिए मंदिर में प्रवेश के लिए अपना नेतृत्व निभाए थे अम्बेडकर जी। ये अम्बेडकर है। अगला पॉइंट है समानता के लिए संघर्ष। समानता माने समानता के लिए संघर्ष। ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया उसे समानता के लिए संघर्ष कहते हैं। ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किए, हम लोग सब जाति धर्म होकर के, सब भाषा बोल करके एकता दिखाएं और ब्रिटिश शासन से लड़े आज़ादी पाने के लिए, उसी को संघर्ष को कहा जाता है, समानता के लिए संघर्ष। इसमें महिला भी, है ना, अपने आप के लिए, है ना, और बहुत सारा संघर्ष बहुत सारा चीज़ के लिए हुआ। ज़्यादा महिला भी किए थे अपने आप को कि पुरुषों का हक के समान हक मिलना चाहिए। और समानता के संघर्ष में और आता है, यही नहीं आता कि ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किए, ये तो ही है। महिला भी किए थे, दलित वर्ग भी किए थे कि सबके हक में हम लोग को भी इज्जत मिलना चाहिए समान। देखिए समानता के लिए संघर्ष। समानता के लिए संघर्ष पहला पॉइंट देखा जाए तो ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष शामिल था, है ना। समानता के व्यवहार के लिए भी किया गया था ब्रिटिश से लड़ाई। और दलित और औरत जनजाति लोग किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया उसके खिलाफ उसने लड़ाई की। दलित वर्ग को भी लड़े थे समानता के लिए, औरत भी लड़े थे, क्योंकि इनको बराबरी का अनुभव नहीं मिल रहा था।
दलित औरत को। दलित को दबाया जा रहा था, औरत को पुरुष के इतना समान वोट देने का हक नहीं मिलता था। इसलिए दलित और औरत भी जनजाति लोग को भी दबाया जा रहा था, किसानों को अपना अपनाया जाता था। ये सभी लोग दलित, औरत, जनजाति लोग और किसानों ने अपने जीवन में गैर बराबरी का अनुभव किया था कि हम लोगों के साथ बराबरी का अनुभव नहीं हो रहा। उसके खिलाफ उसने लड़ाई लड़ी थी। किससे? तो ब्रिटिश शासन से। जैसा कि पहले भी बात हुई, सारे दलितों ने संगठित होकर के मंदिर में प्रवेश के लिए संघर्ष किया था। सारे दलित मिलकर क्या किए थे? संगठित हुए और होकर के मंदिर में प्रवेश करने के लिए संघर्ष किया था। किसके नेतृत्व में? अम्बेडकर के नेतृत्व में। महिलाओं ने यह भी एक समानता के लिए संघर्ष माना जाता है। दूसरा पॉइंट है, महिलाओं ने मांग किया कि जैसा पुरुष के पास हक है और महिला ने भी समानता के लिए संघर्ष किया था कि शिक्षा का अधिकार जैसा पुरुष के पास है वैसे महिला के पास होना चाहिए, वैसे ही उन्हें भी अधिकार मिले, महिला को भी मिलना चाहिए अधिकार। किसान और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। किसान भी और दलित ने अपने आप को क्या किए? जमींदार और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। किसान और दलित जो थे जमींदार के ब्याज से दबे हुए थे। यही जमींदार के ब्याज से जमींदारों, किसानों और दलितों ने क्या किया? जमींदार के जो ब्याज था उसको से छुटकारा पाने के लिए संघर्ष किया था। उन्नीस में भारत आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना भारत। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ, भारत का हुआ आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना भारत, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किए थे। कई तरह का असमानताओं पर विचार किए थे। असमानता माने दलित पर, महिला पर, है ना, सभी चीज़ पर, किसान पर, ऊंच नीच वर्ग पर असमानता पर विचार किए थे नेताओं ने। जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तब जब राष्ट्र बना तब, तो 1947 में भारत आज़ाद हुआ, एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने असमानता पर विचार बहुत किए थे। संविधान को लिखने वाले लोग जितना भी सदस्य थे, 299 सदस्य हैं, सभी लोगों भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया है। संविधान लिखने वाले जो भी सदस्य ना, वो सब जानते थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और उसके पास भेदभाव में कैसे संघर्ष करता है, भेदभाव के खिलाफ लोगों को कैसे संघर्ष, वही कदम लोग भी इस बात से अवगत है कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोग जो भेदभाव कैसे करते हैं और नीच लोग उसके खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ किस तरह संघर्ष करते हैं, उसके बारे से सब कुछ जानते थे संविधान लिखने वाले लोग। कई नेता ने इन लड़ाई, भेदभाव की लड़ाई में, संघर्ष में, भेदभाव के लड़ाइयों के हिस्सा थे। जैसे अम्बेडकर थे, भेदभाव के खिलाफ पूरा लड़ाई में भाग लिए थे। इसलिए नेताओं ने संविधान में एक ऐसे दृष्टि और लक्ष्य रखा। संविधान में सभी नेता ने क्या किया? ऐसे दृष्टि और लक्ष्य रखा कि ताकि लोग लड़ ना सके भेदभाव के चलते, जिससे भारत में सभी लोग को बराबर माना जाए। ऐसे दृष्टि रख लेते संविधान में कि संविधान ऐसा लिखा जाए कि सभी को संविधान में बराबर का हिस्सा माना जाए और समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना जाए। समानता का होना चाहिए अहम मूल्य की तरह माना जाए। वही कहा भारतीय संविधान में, समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना जाए, सबको समान रूप से देखा जाए, ऐसा संविधान में लिखा गया था। समानता माना जाए सभी को और बराबरी का मूल्य माना जाए। इसलिए संविधान में सभी नेताओं ने इसी तरह के बात को लिखा, जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। समानता का जोड़ता है, समानता, बराबरी का मूल्य। संविधान में जो लिखा गया बराबरी का मूल्य, वो भारतीय के मूल्य से जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हो, यही संविधान में लिखा गया कि बराबरी का हक तभी मिलेगा जब प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार लिखा जाए कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार है और समान अधिकार के साथ साथ समान अवसर भी प्राप्त है। अधिकार मतलब का कुछ भी कर सकता है ना, और समान अवसर मतलब का नौकरी पाने का अवसर, कुछ भी समान अवसर पाने का भी प्राप्त है। वही सभी को भारतीयों के रूप में जोड़ती है समानता, और प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार मिलना चाहिए और समान अवसर भी प्राप्त होना चाहिए। अस्पृश्यता यानी अस्पृश्यता अनुच्छेद 17 में लिखा गया है। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है ना। संविधान में ऐसा लिख दिया कि छुआछूत जो करेगा, अस्पृश्यता जो करेगा, वो अपराध की तरह देखा जाएगा उसको। इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया, कानूनी रूप से भेदभाव को खत्म कर दिया। लोग अपनी पसंद को काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद छोड़ दिया।
अपने पसंद के कोई भी काम चुन सकता है, जो अच्छा लगे वो चुन सकता है। नौकरी में सभी लोगों के लिए खुली हुई है, सभी लोगों के लिए खुला हुआ है नौकरी। जो फॉर्म भरो, कंपटीशन निकालो, बहाल हो। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेवारी डाल दिया। संविधान ने क्या किया, सरकार पर जिम्मेवारी भी देता है। संविधान क्या करता है, लोगों को समानता देवे करता है, सरकार की जिम्मेवारी भी देता है। क्या देता है जिम्मेवारी, जिम्मेवारी देता है कि वह संविधान बोलता है, सरकार पर जोर डालता है कि देख भाई हम संविधान है और सरकार तो सुनो, कि गरीबों और मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के आधार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। गरीबों को भी फायदा उठाने के लिए, विशेष फायदा उठाने के लिए बात बोलता है। संविधान बोलता है, सरकार को बोलता है कि गरीब हो और मुख्य धारा से अलग थलग रहने वाले जाति समुदाय, जो भी अलग थलग रहने वाले समुदाय, कोई चमार जो भी रहेगा, वो सभी को, चाहे गरीब हो या अलग थलग रहने वाले समुदाय हो, सभी को समानता का अधिकार के लिए फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए, ताकि समानता का अधिकार सबको मिल सके। संविधान के लेखक ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सूचित करने से बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। संविधान के लेखक जितना थे सदस्य, सभी ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना चाहिए। विविधता का मतलब क्या, जाति, कोई भी जाति रहे, ऊंच नीच रहे, दलित रहे, समाज रहे, है ना, महिला रहे, पुरुष रहे, कोई भी विविधता जाति रहे, विविधता को इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सूचित करने में बहुत महत्वपूर्ण कारक है। ऐसा संविधान बोलता है कि सभी को विविधता को इज्जत करना है, उसे मूल्यवान मानना है विविधता को, और है ना, उन्होंने यह महसूस किया, संविधान महसूस किया, या संविधान लिखने वाला सदस्य महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करना है। लोग अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, कोई रोक नहीं। अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मानने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी है। कहा संविधान, कोई भी अपना धर्म मान सकता है, अपनी भाषा बोल सकता है, अपने त्यौहार मान सकता है, और खुले रूप से अपना अभिव्यक्त, मतलब कि अपने बात को, विचार को अभिव्यक्त दूसरों के सामने करने की आज़ादी कर सकता है, कोई रोकेगा नहीं। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा या धर्म, कोई एक त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना है, ऐसा संविधान में लिखा गया। चाहे उन्हें जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी। सरकार जो है, संविधान बोलता है, संविधान कि सरकार जो है, सरकार सभी धर्म, चाहे हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, ईसाई रहे, बुद्ध रहे, सभी धर्म को बराबर मानेगी। इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य देश बनता है। भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य देश बनता है, जहाँ लोग बिना भेदभाव के, धर्मनिरपेक्ष देश का मतलब क्या होता है, बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं, और इससे हमारी एकता के महत्वपूर्ण का कार्य के रूप में देखा जाता है। धर्मनिरपेक्ष क्या है, बिना भेदभाव का अपना धर्म पालन कर सकता है, और हमारी एकता का रूप दिखाता है कि हम सब अनेकता हुए भी एकता है, हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत भी करते हैं, ऐसा संविधान बोलता है। भारतीय संविधान समानता को एक अहम मूल्य तरह माना है, समानता को मूल्य माना है, अहम मूल्य, जो सभी को भारतीय के रूप में जोड़ता है। समानता सभी भारतीयों को जोड़ता है, समानता जोड़ता है। समानता भारतीयों को जोड़ने का काम कौन करता है, समानता। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार मिलना चाहिए और समान अवसर भी मिलना चाहिए। समान अधिकार बोलने का, अभिव्यक्त करने का, है ना, अवसर, में नौकरी पाने का अवसर, पढ़ाई करने का अवसर मिलता है सभी को समान। अस्पृश्यता में छुआछूत को अपराधी की तरह देखा जाता है, जो कानून ने इसको खत्म कर दिया। लोग अपनी पसंद का काम चुनने का आज़ादी है। विविधता को इज्जत करना है, विविधता को इज्जत करना होगा, मूल्यवान मानना होगा विविधता को, समानता को महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। विविधता की इज्जत करना और विविधता को मूल्यवान मानना, इस समानता का महत्वपूर्ण कारक है। अपने धर्म को पालन कर सकता है, ऐसा संविधान लिखता है। अपने भाषा बोलने पर, त्यौहार मानने पर मान सकता, कोई दिक्कत नहीं है। अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त, बात विचार को व्यक्त कर सकते हैं, सभी आज़ादी। सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, ऐसा संविधान बोलता है कि सरकार जो है, सरकार सभी धर्म को बराबर मानेगी। इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जहाँ लोगों को बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन कर सकता है। बाई संविधान द्वारा ऐसा बात बोला गया। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया कि यह पाठ इस बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। एकदम लिखते हुए आज भी मौजूद है, असमानता है, पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। असमानता आज भी है, पूरी तरह से खत्म नहीं है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। समानता क्या है, खत्म नहीं हुआ है, लेकिन समानता के लिए हमको, समानता वह मूल्य है, ऐसा मूल्य है, ऐसा वैल्यू, इतना इज्जत है, महत्व है समानता को, इसलिए कहता है समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बना है। पूछे भारतीयों के लिए क्या है समानता? क्या समानता
मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा है भारतीयों के लिए। सच्चाई बने इसके लिए लोगों के संघर्ष होना चाहिए। सच्चाई बनना है तो लोगों में संघर्ष होना चाहिए। उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत जरूरी है। देखिए, समानता के बारे में है, वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना चाहिए, है ना, संघर्ष करते रहना चाहिए। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा है, वास्तविक जीवन का हिस्सा माना जाता है। समानता क्या है? भारतीय का वास्तविक जीवन है। भारतीय के लिए समानता का मूल्य क्या है? समानता का जो मूल्य है वही भारतीय के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा है। वास्तविक जीवन का हिस्सा माना जाता है समानता का मूल्य। इसके लिए लोगों को संघर्ष करते रहना चाहिए, आंदोलन करते रहना चाहिए समानता के लिए। सरकार द्वारा उठाए गए कदम को बहुत जरूरी है समानता के लिए। छठा क्लास के है, एनसीईआरटी बुक है।